सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडस्ट्री 4.0, जो आपका ओएससीएम का पेपर आने वाला है। इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो गाइज, इसमें मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि इंडस्ट्री 4.0 में वीडियो बनाए। इससे पहले मैंने मार्केटिंग 4.0, बीआरएम और कई सारे सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो बनाया हूँ। जो लोग एमबीए एसपीपीयू 2019 पैटर्न या फिर 19 रिवाइज पैटर्न के लिए कर रहे हो, तो ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इसमें मैं डिटेल में बात करूंगा और ये पार्ट 1 होने वाला है। इसके बाद एक और मैं पार्ट 2 लाऊंगा, जिसमें आपको फुल टॉपिक्स रिवीजन होगा। मैं एक भी टॉपिक्स किसी वीडियो में नहीं छोड़ूंगा और ये वन शॉट रिवीजन होने वाला है। इसके बाद आपको कोई भी ऐसा कोई नोट्स देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस वीडियो के देखने के बाद। तो अगर आप पहली बार चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब कर लेना और बाकी आप टेलीग्राम ग्रुप पे जरूर से ज्वाइन हो जाओ। यहाँ पे मैं नोट्स सारा सेंड करते रहता हूँ। सबसे पहले मैं यहीं पे वीडियो पोस्ट करता हूँ। अगर मेरे बारे में जानना है तो मेरा नाम अंकित वर्मा है और मैं एमबीए मार्केटिंग एसपीपीयू 2024 पास आउट हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं जो इंडस्ट्री 4.0 से क्या क्वेश्चंस आता है। तो इंडस्ट्री 4.0 होता है कि उसके पहले में हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं। इंडस्ट्री 4.0 एक तरह से फोर्थ इंडस्ट्री रेवोल्यूशन है, ऑल्सो कॉमनली कॉल्ड इंडस्ट्री 4.0, इस करंट ट्रांसफॉर्मेटिव ड्राइविंग फोर्स ऑफ टुडे मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। अब नाम से ही समझ रहे हो, इंडस्ट्री इंडस्ट्री मीन्स क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ पे हम लोग सामान ये सब बनाते हैं। जैसे कि आप फिगर में देख रहे हो, जो सबसे पहले इंडस्ट्री 1.0 आया था वो 1784 का था। इंडस्ट्री 2.0 जो आया था वो आपको यहाँ पे देख सकते हो, जो 1870। फिर इंडस्ट्री 3.0 जो आया था 1969 में। जहाँ पे देखो हर जो साल हो रहा है, तो वहाँ वहाँ कुछ कुछ टेक्नोलॉजी जो है वो बढ़ रहा है। पहले देख रहे थे हम, जो कोल से चलता था, जो कोयला से ये सब ट्रेन ये सब चलता था, तो पहले वहां देख सकते हो स्टीम इंजन होता था। ठीक है। फिर बाकी सब देखते तो असेंबली लाइन, मतलब थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी ये सब आया, हाई वॉल्यूम प्रोडक्शन, तो यहाँ पे कुछ आया। फिर 1969 में देखोगे तो क्रेन ये सब आया, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस आए, ऑटोमेशन आए। और जो अभी देख रहे हो आप, वो इंडस्ट्री 4.0 में तो कई सारे टेक्नोलॉजी देख रहे हो, जहाँ पे इंटरनेट है, डेटा एनालिसिस, सिमुलेशन, इंटरनेट कनेक्शन हो गया, डेटा डिवाइस, डेटा एक्विजिशन। तो ये सब सारा आपको इंडस्ट्री 4.0 में देखने को मिलता है। तो जो इंडस्ट्री 4.0 है, ठीक है, इसका जो फर्स्ट रेगुलेशन जो हुआ था वो 18th सेंचुरी में हुआ था। जो जैसा मैंने बताया, यहाँ पे टेक्नोलॉजी हैज कंटिन्यूड टू द मेन कैटलिस्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। टुडे मॉडर्न स्मार्ट टेक्नोलॉजी, मेनली आईओटी ये सब सारा आ गया है, एआई ये सब आ गया, 3D प्रिंटिंग आ गया है, बिग डेटा एनालिटिक्स आ गया है। तो सारा जो लोग बात करेंगे आगे धीरे धीरे। और अमॉन्ग अदर्स आर द पावरिंग द इंडस्ट्री 4.0 रिवोल्यूशन। तो ये सब सारा जो आजकल हम लोग मॉडर्न वर्ल्ड में देखते हैं, तो ये सब सारा चीज जो आपको हेल्प करता है वो इंडस्ट्री 4.0 को ही हेल्प करता है। बट पहले देखोगे तो पहले के जमाने में जैसे जैसे साल बढ़ता गया, तो टेक्नोलॉजी का भी आविष्कार होता गया। तो इंडस्ट्री 4.0 में जो सबसे पहले आया था 2011 में, इसको इंट्रोड्यूस किया था, जो काफी उस टाइम बज बज लगता था, मतलब काफी अनसुना लगता था। ठीक है, लोगों को लगता था ये क्या है, क्या इसमें नया टेक्नोलॉजी का आएगा। तो न्यू इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग एज कैरेक्टराइज्ड बाय इंटीग्रेटेड ऑफ द फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड डिजिटल वर्ल्ड्स वाया टेक्नोलॉजी, अल्टीमेटली इनेबलिंग ऑटोमेशन। तो यही चीज आपको इंडस्ट्री 4.0 में दिखाया गया है, कि दर्शाया गया है कि ये सब जितनी भी टेक्नोलॉजी आज हम लोग यूज कर रहे हैं वो इंडस्ट्री 4.0 के तहत ही यूज कर रहे हैं। अब जैसे मैंने बताया कि इंडस्ट्री 1.0 आपका फर्स्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन था, 2.0 सेकेंड, 3.0 थर्ड, फिर 4.0 आपका फोर्थ। तो मैंने ऑलरेडी पीरियड सारा बता दिया है। मेन चेंजेस जो रहा, पहले हम लोग स्टीम इंजन यूज करते थे 1.0 में, और मैकेनाइजेशन, मतलब फैक्ट्री रिप्लेस मैनुअल लेबर्स। ठीक है, तो कुछ हम लोग मैनुअल वहां पे चीजें करते थे। फिर सेकंड में आया इलेक्ट्रिसिटी, असेंबली लाइंस एंड मास प्रोडक्शन, ये सब करने लगे। फिर तीसरे में कंप्यूटर्स, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, ये सब कुछ आया। बट अब जैसा देख रहे हो, यहाँ पे सब कुछ एआई हो गया, आईओटी हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग, स्मार्ट ऑटोमेशन, ये सब सारा कुछ अब यहाँ पे ऑटोमेटिक होता है। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे इंडस्ट्री 4.0 का क्या इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट भी आपको लिखना पड़ता है एग्जाम में, अगर 2 मार्क्स से सबका आता है तो। इंडस्ट्री 4.0 की अगर हम लोग बात करते हैं, फास्टर प्रोडक्शन है, लोअर कॉस्ट पे काफी रहता है। ठीक है, जैसा कि अब सब कुछ ऑटोमेटेड है, तो फास्टर प्रोडक्शन होगा, लोअर कॉस्ट भी होगा, वेस्टेज कम होगा, बेटर क्वालिटी आपको देगा एआई एंड स्मार्ट सिस्टम्स। कस्टमाइजेशन होगा, प्रोडक्ट कैन बी मेड स्पेसिफिकली फॉर कस्टमर नीड्स, जैसा वो चाहते हैं। स्मार्टर डिसीजन मेकिंग होगा, जैसे कि बिग डेटा हेल्प कंपनी प्रेडिक्ट प्रॉब्लम एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस, सब हो गया। तो ये सब सारा कुछ आपको 4.0 करके देता है इंडस्ट्री 4.0। कुछ रियल लाइफ एग्जांपल देखो, जैसे कि स्मार्ट फैक्ट्रीज हो गए, जैसे कि टेस्ला यूज एआई पावर्ड रोबोट्स हो गया, तो ऑटोमेट कार प्रोडक्शन, जैसे कि आजकल ड्राइवरलेस कार ये सब भी आ गया है। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस हो गया, सिमंस यूजेस आईओटी सेंसर्स टू मॉनिटर मशीन्स एंड प्रिवेंट ब्रेकडाउन्स, हो गया। ये सब सारा कुछ है। पर्सनलाइज प्रोडक्ट, Nike allows customers to design their own shoes using digital tools। तो ये सब सारा कुछ आपको बताता है।
तो आजकल इंडस्ट्री 4.0 जितने भी चीजें हैं, जितनी भी कंपनी है जो बिग इंडस्ट्री में काम कर रही है, वो सब सारा आपको मार्केटिंग इंडस्ट्री 4.0 यहाँ पे यूज कर रही है। अब हम लोग बात करेंगे कुछ में की कैरेक्टर्स क्या है, इसके क्या क्या फीचर्स होती है। फीचर्स में बात करें तो सबसे पहले इंटरकनेक्टिविटी होता है। इंटरकनेक्टिविटी मींस डिफरेंट मशीन्स, डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर्स हो गया, इवन पीपल्स कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर रियल टाइम। जैसे कि मान लेते हैं कि मैं फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ, वहां पे मैं मशीन्स का भी यूज कर रहा हूँ, साथ साथ उसके साथ मैं एआई का भी यूज कर, जितने भी टेक्नोलॉजी मैं उसके साथ यूज कर रहा हूँ, डिवाइसेस एक साथ मैं यूज कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर, जितने भी चीजें हैं मैं एक साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ, उससे मेरा काम होता है वो क्या हो रहा है, इजिली हो रहा है। मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, एक साथ में अभी क्या क्या कर रहा हूँ, मैं आपको बता भी रहा हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको लैपटॉप पे ही पढ़ा रहा हूँ, लैपटॉप भी यूज कर रहा हूँ, माउस का कर्सर भी यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं कई सारे एक चीज काम यहाँ पे तो कर रहा हूँ ना। तो वो उसी तरह आपको इंटरकनेक्टिविटी होता है, मतलब एक साथ सारा कुछ यूज होता है। ये जो होता है आईओटी होता है। आईओटी मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब जितने भी स्मार्ट डिवाइसेस आप यूज कर रहे हो, जैसे स्मार्ट होम्स आ जाते हैं, जितने भी डिजिटल वर्ल्ड में हम लोग चीजें जो यूज कर रहे हैं वायरलेसली, वो तो सारा आपको आईओटी के अंदर आता है। ठीक है। जैसे भी एम्बेडिंग सेंसर्स एंड इंटरनेट कनेक्टिविटी डिवाइसेस। अगर हम मान लेते हैं एब्रोड में भी रहते हो ना, तो स्मार्ट होम क्या करता है कि आईओटी के हेल्प से आप वहां से भी फैन ऑफ और फैन ऑन यहाँ से फिर से कुछ भी आईओटी में से सारा आ जाता है आपको। फिर से बिग डेटा एनालिटिक्स आ जाता है। बिग डेटा एनालिटिक्स मतलब आपको इंडस्ट्री 4.0 में कलेक्शन ऑफ डेटा बाय इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस मशीन विच देन एनालाइज यूजिंग एडवांस टेक्नोलॉजी एआई, ये सब सारा आपको जो जो भी डेटा है सब का एनालिसिस है वो बिग डेटा करता है, बाकी मशीन लर्निंग ये सब करता है। ऑटोमेटेड एंड रोबोटिक्स, जैसे समझ रहे हो, डेटा एनालिटिक्स हो गया, एआई एंड रोबोटिक मशीन्स, डिवाइसेस, इवन द होल सिस्टम कैन मेक डिसीजन, ऑपरेट ऑटोमेटिकली विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। मतलब इंडस्ट्री 4.0 रोबोट्स होते हैं कैन परफॉर्म टास्क विद एक्सट्रीम प्रिसीजन एंड अडेप्ट टू रैपिडली चेंजिंग कंडीशंस वाया बिग डेटा एनालिटिक्स। तो इससे सारा कुछ ऑटोमेशन हो गया, रोबोटिक्स से सारा कुछ आया। फिर से एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग आया, 3D ये सब आया, यहाँ पे प्रिंट प्रिंटिंग एडवांस टेक्नोलॉजी आया, तो रैपिड इससे प्रोटोटाइप बढ़ा, कॉस्ट इफेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग हो गया, फुल्ली कस्टमाइजेबल प्रोडक्शन ये सब आया, प्रोडक्ट सर्विसेज ये सब सारा सारा बढ़ा। क्लाउड कंप्यूटिंग आया, आप सब कुछ क्लाउड में स्टोर कर सकते हो, इंटरकनेक्टिविटी रह सकते हो, सारा कुछ ऑनलाइन यहाँ पे आप स्टोर कर सकते हो। तो ये सब सारा कुछ यहाँ पे आया, कहीं से भी एक्सेसिबली कर सकते हो, फ्लेक्सिबिलिटी रहता है। फिर से एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये सब सारा आपको लर्न फ्रॉम डेटा, मेक डिसीजन, प्रिडिक्ट आउटकम्स, तो ये सब सारा आपको बताया। अब हम लोग बात करेंगे हाउ टू क्रिएट एन इंडस्ट्री 4.0 स्ट्रेटजी फॉर योर बिजनेस। आप अपने बिजनेस के लिए इंडस्ट्री 4.0 कैसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आप देखो कि आपका करंट स्टेट है क्या, कि लिस्ट ऑल करंट टेक्नोलॉजी योर बिजनेस इज यूजिंग। मान लेते हैं कि मैं यहाँ पे अपना चैनल करियर फाइड यूज कर रहा हूँ। करियर फाइड में क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज कर रहा हूँ, मैं यूट्यूब का यूज कर रहा हूँ, इंटरनेट कनेक्टिविटी यूज कर रहा हूँ, और कुछ टूल्स यहाँ पे यूज कर रहा हूँ पीपीटी बढ़ाने के लिए, और कुछ टैब्स है। तो ये सब सारा कुछ मैं यूज कर रहा हूँ। अब देखो कि उसमें प्रॉब्लम क्या है, कि मैं मैनुअली करना चाहता हूँ, कि मैं उसमें कुछ एआई का रोल निभाना चाहता हूँ, कुछ आउटडेटेड जो मशीन्स है मैं चाहूँ इससे और भी ज्यादा इंप्रूव टेक्नोलॉजी ये सब पे काम करूँ, कुछ स्लो प्रोसेस ये सब हो रहा है, लैपटॉप स्लो काम कर रहा है, तो मैं उसको क्या करूंगा, इसको यहाँ पे इम्प्रूव करूंगा। ठीक है। उसके बाद सेट क्लियर गोल्स, आपका गोल क्लियर होना चाहिए कभी भी। डिसाइड व्हाट यू वांट टू अचीव, जैसे कि रिड्यूस कॉस्ट, इंप्रूव एफिशिएंसी, ऑटोमेट टास्क, ये सब सारा कुछ मतलब स्मार्ट मेथड आपको यूज करना है। स्मार्ट में आपको 5 तरह के आते हैं, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड। मतलब स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल, अचीवेबल होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए, और टाइम बाउंड मतलब टाइम ज्यादा लगना नहीं चाहिए, आप ऑप्टिमम टाइम में आप वहां पे कर लो। चूज द राइट टेक्नोलॉजी, मतलब एआई हो गया, आईओटी हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग फॉर डेटा स्टोरेज, जैसे सारा आ जाता है। ट्रेन योर वर्क फोर्स, एम्प्लॉयज मस्ट लर्न हाउ टू यूज न्यू टेक्नोलॉजी इफेक्टिवली। ठीक है। प्रोवाइड ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन ऑटोमेशन एंड एआई टूल, ये सब सारा आ जाता है। तो अपने वर्क फोर्स को भी उतना ही इम्प्रूव करो जैसे कि जो लोग काम कर रहे हैं। जब तक आप उनको ट्रेनिंग नहीं दोगे फिर वो कैसे काम करेंगे आपकी मशीन में, वो चीज मैं बोल रहा हूँ। इम्प्लीमेंट एंड मॉनिटर प्रोग्रेस हो गया, जैसे कि आप केपीआई का यूज कर सकते हो, मतलब की परफॉर्मेंस पे आपको ट्रैक देता रहेगा कि मैंने आज ये एक्सपेक्ट किया कि हाँ आज मुझे इतना काम करना है, ये मशीन मुझे इतना काम करके देगी, तो वो चीज हो रहा है कि नहीं वो चीज आप देखते हो केपीआई में। ठीक है। तो ये सब सारा चीज होता है। बाकी स्टेप 6 का जो हो जाता है आपका कीप इम्प्रूविंग, आपको हमेशा इम्प्रूव करना। अब थोड़ी है कि मैं अभी आज पढ़ा रहा हूँ वही चीज मैं आपको लगातार हमेशा पढ़ा, हमेशा कुछ ना कुछ चेंजिंग होता है, सिलेबस में चेंज होता है, तो हमेशा इंप्रूव होता है, उस तरफ वर्क में भी होता है, हमेशा हम लोग इम्प्रूव करने की सोचते हैं। हम लोग बात करेंगे इंडस्ट्री 4.0 का स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, ये भी आपके एग्जाम में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है यहाँ से। तो पहले इसको लिखने से पहले आप इंडस्ट्री 4.0 को डिफाइन कर देना, तब आपको अच्छा मार्क्स मिला है, क्योंकि आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना पड़ता है कि व्हाट इज द इंडस्ट्री 4.0 मीन्स।
सबसे पहले आपको जैसे कि मैंने बताया करंट सिचुएशन, सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था करंट सिचुएशन को देखो कि क्या आपको लुक एट योर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स, लैपटॉप आप क्या यूज कर, जैसे कि मैंने बताया टैबलेट्स, आईओटी सेंसर, ये सब। फिर चेक देयर एज की ज्यादा पुराना तो नहीं हो गया, उसको चेंज करने की जरूरत है कि नहीं। सी हाउ यूर मैनेज डेटा, डेटा को आप कैसे मैनेज कर रहे हो, क्लाउड में कर रहे हो या फिर उसमें ज्यादा दिक्कत तो नहीं आ रही, कॉस्टली तो ज्यादा नहीं पड़ रहा है। सिक्योरिटी चेक करो कि सेफ है कि नहीं, अगर मैं अभी लैपटॉप यूज कर रहा हूँ इसमें कुछ मालवेयर या फिर कुछ ऐसा अफेक्ट तो नहीं हो रहा है, मेरे लैपटॉप पे कोई वायरस ऐसा तो नहीं आ रहा है, तो उसमें उसको चेक करो। थिंक अबाउट इंटीग्रेशन, आप न्यू टेक्नोलॉजी से कुछ और भी इंप्रूव करना चाहते हैं, जैसे कि मैं पढ़ाने के समय मैं कुछ एआई का ऐसे भी यूज करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं सोचूंगा कि आगे मैं टेक्नोलॉजी क्या यूज कर सकता हूँ। दूसरा, आपको फाइंड प्रॉब्लम्स एंड अपॉर्चुनिटी, जैसे मैंने बताया जैसे पेन प्रॉब्लम्स, व्हाट यू आर फेसिंग प्रॉब्लम, योर फैक्ट्री इज स्लो बिकॉज यू स्टिल डूइंग एवरीथिंग मैनुअली। तो ये सबसे आपका पेन पॉइंट है कि आप अभी भी सब कुछ मैनुअली करो, तो उसको आपको इंडस्ट्री 4.0 टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए। कस्टमर फीडबैक लो कि क्या आपके कस्टमर सोच रहे हैं, कि आपका जो प्रोडक्ट यूज करके वो सही जा रहा है, कि वो लोग सही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में सही उतरेगा है कि नहीं। कंपिटिटर स्टडी करो हमेशा गाइस, कभी भी बिजनेस करो कुछ भी करो, कंपिटिटर का हमेशा ध्यान रखो कि वो क्या नया टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है और आप क्यों नहीं उसको यूज कर रहे हो, आप उसे क्यों नहीं बेहतर कर सकते हो। तो हमेशा कंपटीशन में ही रहना पड़ता है कभी भी। रूल्स एंड रेगुलेशन को देखो कि आर यू फॉलोइंग ऑल गवर्नमेंट रूल्स रिगार्डिंग टेक यूज। कस्टमर एक्सपीरियंस देखो कि कैसा वो लोग फील कर रहे हैं, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। अब ऐसा भी नहीं है कि आप कुछ भी प्रोडक्ट बनाने लगो जिससे एनवायरनमेंट को हार्म लगे। ठीक है, कई सारे दिल्ली में भी देखोगे फैक्ट्री सब बंद हो गई, क्योंकि वो सब बहुत हार्मफुल केमिकल्स और पॉल्यूशन वो लोग गैस गैस आपको हवा में ही छोड़ देते थे, उसके कारण काफी इन्वायरमेंट इम्पैक्ट होता था। तो इसको भी इको फ्रेंडली आप प्रोडक्ट यूज करो। बाकी सेट क्लियर गोल्स, जो मैंने बताया कि स्मार्ट मतलब स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड आपका होना चाहिए। शॉर्ट टर्म जैसे इंस्टॉल आईओटी सेंसर्स एंड 70% ऑफ मशीन इन 6 मंथ। बाकी लॉन्ग टर्म में देखो रिड्यूस कार्बन एमिशन वाई, ये तो एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको। ये 5S आपको यहाँ पे यूज, सॉरी, जो 5 आपको मैंने बताया SMART, वो आपको यूज यहाँ पे करना है। तीसरे स्टेप में डिसाइड हाउ यू विल मेजर केपीआईज। केपीआई मतलब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। मान लेते हैं कि मेरा जो गोल था रिड्यूस डाउन टाइम ऑफ मशीन, मतलब जो मशीन काफी ज्यादा समय लेती है उसको थोड़ा कम करे, तो मशीन डाउन टाइम आवर पर मंथ हम लोग ने यहाँ पे किया, तो ये की परफॉर्मेंस इंडिकेटर हम लोग ने लगाया। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे कुछ टिप्स दिया कि जैसे कि आप यहाँ पे कैसे यूज कर सकते हो। अब हम लोग बात करेंगे मेक द रोड मैप। रोड मैप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप फेज आप बनाओ कि ब्रेक द बिग डेटा इनटू स्मॉल। अब देखो, मुझे अगर सपोज करो कैट का प्रिपरेशन करना है, आप सपोज करो अभी थर्ड ईयर में हो, एमबीए के फाइनल ईयर में हो, तो आप डायरेक्टली सारा कुछ नहीं पढ़ लोगे ना, धीरे धीरे करके पढ़ोगे। पहले आप क्वांट को पढ़ोगे, क्वांट का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम पढ़ोगे। ठीक है, फिर उसके बाद फिर आप वर्बल एबिलिटी इंग्लिश पढ़ोगे, तो इंग्लिश में आप पहला चैप्टर ग्रामर पढ़ोगे, ग्रामर में टेंस पढ़ोगे। तो एक साथ सारा कुछ नहीं पढ़ोगे, उसको छोटे छोटे कैटेगरी में डिवाइड करोगे। सिलेबस भी हम लोग ऐसे नहीं कंप्लीट कर, छोटे छोटे स्टेप सारा टॉपिक्स पढ़ते हैं, तब जाके सिलेबस कंप्लीट होता है। तो कभी भी प्रोजेक्ट भी हम लोग कुछ करते हैं तो सबसे पहले छोटे छोटे उसको स्मॉलर स्टेप में करते हैं, ताकि हम लोग उसको पूरा अच्छे से कर पाए एक बेनिफिट क्विकली तरीके से। ठीक है, फिर टाइमलाइंस को बनाओ कि सेट स्टार्ट एंड एंड डेट। अब ऐसा नहीं कि अब मैं सिलेबस पढ़ने बैठूं तो एक साल बाद खत्म हो। ठीक है, तो आपको टाइम के साथ करना पड़ेगा, नॉट टू फास्ट नॉट टू स्लो। फिर माइलस्टोन ये सब अचीव हो रहा है कि नहीं, आपको बिग गोल्स रखो इनटू स्मॉल चेक पॉइंट, हमेशा तरह तरह चेक करते रहो। रिसोर्सेज देखो कि लिस्ट व्हाट यू नीड, पीपल, मशीन, मनी, सॉफ्टवेयर, ये सब सारा है, ज्यादा वेस्ट ना करो। ऑल्सो थिंक अबाउट लाइक पॉसिबल रिस्क, बैकअप प्लान भी रखो। अब ऐसा नहीं कि जो मैं अभी सिलेबस पढ़ रहा हूँ वो गलत है, उसके लिए बैकअप भी देखो कि हाँ कोई चेंज तो नहीं होने वाला है, कुछ मैं गलत तो नहीं पढ़े जा रहा हूँ, तो ये सब सारा कुछ आ जाता है। स्टेप 5 में आपका चूज द राइट टेक्नोलॉजी, जैसे कि आईओटी हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डेटा एनालिटिक्स। ठीक है, बिग डेटा एनालिटिक्स, एआई हो गया, एडवांस रोबोट्स हो गया, 3D प्रिंटिंग हो गया, साइबर सिक्योरिटी। तो ये इसके बारे में कुछ सिंपल एग्जामिनेशन एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो आप इसको पढ़ सकते हो। जैसे ऑलरेडी मैंने कई बार बताया हुआ है, तो आप लोग जानते भी होंगे। तो यही सब चीज है। बाकी आपको स्टेप 6 में हाउ टू एक्चुअली स्टार्ट योर इंडस्ट्री 4.2, मतलब ये लास्ट स्टेप है कि आप कैसे एक्चुअली स्टार्ट कर सकते हो, तो मैं एकदम डिटेल में बनाया हूँ। अब 10 मार्क्स का क्वेश्चन आराम से यहाँ पे लिख सकते हो। तो वही मैं आपको बनाना है कि बिल्डिंग द राइट टीम। जब तक टीम सही नहीं होगा आपको दिक्कत होगा। टीम को आपको ट्रेन करना पड़ेगा कि वो उस इफेक्टिवली उसको कैसे यूज कर पा रहे हैं, जितनी मशीन्स वहां पे आप नया टेक्नोलॉजी लाए हो, कि वो सब सही से उसको यूज कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, टिप फॉर बिल्डिंग द टीम आपको दो। ठीक है, फिर बाकी आप यहाँ पे मैनेजिंग चेंज। अब जो भी चेंज कर रहे हो उसको मैनेज कैसे करोगे। दिस कैन क्रिएट फियर, कंफ्यूजन और डिस्ट्रेस। अब मान लेते हैं कि मेरा ही फैक्ट्री है, उसमें मैंने कुछ चेंज कर रहा है,
तो वहां पे कई लोगों को कंफ्यूजन भी होगा, कुछ फियर, कुछ गलती हो गया, तो उसके लिए मुझे ट्रेन करना पड़ेगा। टेल एम्प्लॉय व्हाट हैपनिंग, व्हाई इट इज गुड फॉर देम, उसको बताना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा। साइन चेंज चैंपियंस, उसको बताओ कि कैसा आपको करना है इस पे काम। ठीक है, अब डायरेक्टली कोई फ्रेशर हायर हो रहा है तो तुरंत उसको थोड़ी पूरा काम में बैठा है, उसको ट्रेनिंग दिया जाता है कोई भी चेंज होता है। वही सब सारा कुछ यहाँ बताया जा रहा है। बाकी उसके बाद मैनेजिंग रिस्क, रिस्क को भी देखना है। ऐसा नहीं कि जो काम किए जा रहा है फटाटे से किया है, उसमें देखो कि रिस्क के सब आ रहे हैं कि नहीं, टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम, साइबर अटैक, एम्प्लॉयर रेजिस्टेंस के साथ सारा कुछ आ जाता है। ठीक है, फिर से आपका प्लान टू हैंडल दीज रिस्क। ठीक है, बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग साइबर सिक्योरिटी सिस्टम हो गया, फॉलो ऑल रूल्स, लॉज एंड रूल्स आ जाता है, मैनेज योर डेटा प्रॉपर्ली, सेट ए प्रॉपर बजट फॉर सेफ्टी आ जाता है। तो ये सब सारा कुछ आपका आ जाता है। ठीक है, तो ये था अब आपका पूरा इंडस्ट्री 4.0 का जितना भी डिफिनेशन सारा कुछ है, वो आपको एग्जाम में पूरा लिख देना, आपको फुल मार्क्स आएगा। ठीक है, आई गारंटी यू। अब हम लोग बात करते हैं बिग डेटा एनालिटिक्स क्या होता है। इस आप नाम से ही समझ रहे हो, यहाँ पे इसमें भी आपको 10 मार्क्स या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो बिग डेटा एनालिटिक्स क्या होता है? तो बिग डेटा एनालिटिक्स द प्रोसेस ऑफ एग्जामिंग लार्ज एंड वेरी डेटा सेट। जैसे कि बिग डेटा नाम से ही समझ रहे हो, जितने बड़े बड़े डेटा होते हैं उसको यहाँ पे छोटा करके वो लोग बताता है बिग डेटा का। ठीक है, बिग डेटा एनालिटिक्स क्या होता है गाइस कि आपको यहाँ पे जो भी बिग डेटा होती है, जो बिग डेटा सेट्स होती है, उसको वहां पे आपको टू अनकवर हिडन पैटर्न्स, अननोन कोरिलेशन, मार्केट ट्रेंड, कस्टमर प्रेफरेंस एंड अदर यूजफुल इंफॉर्मेशन आपको एक एग्जामिन करके बताता है कि जो लार्ज डेटा सेट है उसको आपको छोटा करके बताता है कि क्या अभी मार्केट ट्रेंड क्या चल रहा है, कस्टमर क्या प्रेफरेंस है, कोरिलेशन बताता है कि जब भी आपके पास कई सारे डेटा आती है, जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये सब कंपनी में, तो वो बताता है कि क्या भी ट्रेंड चल रहा है, आपको कौन से प्रोडक्ट पे काम करना चाहिए। तो उसी को बोलते हैं बिग डेटा एनालिटिक्स। ऑर्गेनाइजेशन यूज बिग डेटा एनालिटिक्स टू मेक बिग बेटर डिसीजन, इम्प्रूव ऑपरेशंस एंड प्रेडिक्ट फ्यूचर ट्रेंड्स। की फ्यूचर ट्रेंड्स में क्या होने वाला है, गेन कम्पिटिटिव एज, जैसे कि इट इन्वॉल्व टेक्नोलॉजी लाइक मशीन लर्निंग, एआई, डेटा माइनिंग, स्टैटिस्टिक्स, तो नेचुरल लैंग्वेजेस प्रोसेसिंग टू एक्सट्रैक्ट वैल्यू फ्रॉम मैसिव डेटा सेट्स। तो बिग डेटा जो होता है, मान लेते कैन बी यूज हेल्थ केयर टू आइडेंटिफाई डिजीज रिस्क फैक्टर, और डॉक्टर कैन यूज बिग डेटा टू हेल्प डायग्नोस इलनेस हो गए, पेशेंट हो गए। एनर्जी इंडस्ट्रीज कैन यूज बिग डेटा टू ट्रैक इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स, इनएक्ट रिस्क मैनेजमेंट फॉर रियल टाइम मार्केट डेटा एनालिसिस। ये सब सारा कुछ यहाँ पे बताया जाता है। तो गैस जैसा हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो है बिग डेटा, जैसे मैंने बताया कि हेल्थ केयर में यूज कर सकते हैं, डिजीज रिस्क फैक्टर ये सब में डॉक्टर यूज कर सकते हैं बिग डेटा एनालिसिस को, डायग्नोस इलनेस हो गया। ठीक है, तो कई सारे जो इंडस्ट्री, ऐसा ही नहीं कि मैं दो ही इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कई सारे इंडस्ट्री आ सकते हैं, एजुकेशन ये सब की आ सकती है, एजुकेशन में ये यूज हो सकता है। ठीक है, मैं कई सारे बच्चों की जो भी डिटेल्स है ये सब है, उन लोग क्या फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम, तो किस चीज पे इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, वो सब सारा आ जाता है। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हो, बिग डेटा कलेक्शन है, स्टोरेज, रिसर्च, एनालिसिस, वॉल्यूम। ठीक है, मतलब फिर से विजुअलाइजेशन कर सकता है, क्लाउड टेक्नोलॉजी, नेटवर्किंग, तो ये सब सारा कुछ बिग डेटा के अंदर आता है। ऑर्गेनाइजेशन दैट यूज बिग डेटा have a potential competitive advantage over those don't, because they can make faster and more informed decision as provided by the data। तो जब आपके पास डेटा होगा, पता चलेगा कि उसमें क्या दिक्कत है जो फेस कर रहे थे कस्टमर, हम लोग फ्यूचर में क्या प्रेडिक्ट करना चाहिए, वो सारा आपको बिग डेटा करके देता है। जैसे कि अगर आप देखोगे तो वेयर आर द बिजनेस फाइंडिंग यूज फॉर बिग डेटा, तो जैसे कि मैंने उस फिगर में बताया, यहाँ पे भी देखो, आइडेंटिफिकेशन एंड मिटिगेशन रिस्क, में रिस्क को कम करना, 360 व्यू ऑफ कस्टमर एंड द बिजनेस इंटेलिजेंस, ये सब सारा है। कस्टमर ये सब एक्विजिशन एंड रिटेंशन हो गया, फ्रॉड को रोकना, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी, फोरकास्टिंग, पर्सनलाइजेशन, कंटेंट एनालिसिस हो गया। ठीक है, उसके बाद प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एंड सपोर्ट, ये से सारा कुछ आ जाता है। अब देखो यहाँ पे एग्जाम में आपसे पूछता है 5 V's ऑफ बिग डेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। 5 V's क्या होता है? 5 V's जो होता है, एक वेलोसिटी होता है, दूसरा होता है वॉल्यूम होता है, तीसरा वैल्यू होता है, वैरायटी होता है, पांचवा आपका वेरासिटी होता है। वैल्यू मैं अभी एक एक करके बताऊंगा डिटेल में, बट वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी इज द स्पीड, आप लोग समझते हो, फिजिक्स में ही पढ़ोगे, स्पीड एट विच द डेटा इज क्रिएटेड एंड हाउ फास्ट इट मूव। मतलब वेलोसिटी का मतलब है कि डेटा कितना जल्दी आपका बता रहा है, अब अगर प्रॉम्प्ट दियो तो कितना जल्दी फास्ट काम कर रहा है डेटा। ठीक है, वॉल्यूम होता है कितना अमाउंट ऑफ डेटा क्वालिफाइंग एज द बिग डेटा, कितना परसेंटेज उसका जो डेटा है वो सही है, क्वालिफाई कर रहा है बिग डेटा के लिए। वैल्यू उसका प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं, एक्यूरेट है कि नहीं, डेटा प्रोवाइड उसका वैल्यू है कि एक्यूरेट है कि नहीं, वो देखो। वैरायटी द डाइवर्सिटी दैट एग्जिस्ट द टाइप्स ऑफ डेटा, मतलब वैरायटी मतलब क्या, मैंने क्या बोला यहाँ पे,
कई सारे वैरायटी के यहाँ पे है, जैसे कि एनालिसिस भी कर रहे हैं, स्टोरेज कलेक्शन सारा कुछ, तो ये तो सारा कुछ यहाँ पे आ रहा है, तो उससे वैरायटी आ गया। वेरासिटी हो गया कि डेटा क्वालिटी एंड डेटा एक्यूरेसी के बारे में बात करते हैं, वो उसको बोलते हैं वेरासिटी। अब अगर हम लोग बात करें वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी रेफर्स टू हाउ क्विकली डेटा इज जनरेट। जैसे कि हम लोग चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट देते हैं, होता है ना, तो चैट जीपीटी कितना जल्दी वो हम लोग मुझे वो आंसर लिख के बता रहा है, तो वो इस तरह वेलोसिटी को समझो कि वो कितना जल्दी आपको जनरेट करके दे रहा है फास्टर। दिस इज एन important aspect for organization that need their data to flow quickly so it's available at the right time to make the best business decision possible. अगर मान लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन that uses big data and large and continuous flow of data that being created and sent to its end destination, data cloud flow from sources such as machine, network, smartphone, and social media. The velocity applies to speed at which this performs arrive. For example, how many social media posts per day engage, तो ये सब का ही पता लगाना। ठीक है, मान लेते हैं कि अमेजोन डेली अगर कस्टमर का रिटेंशन देख रहा है, तो कितने उसके जो मान लेते हैं कस्टमर उसके ऐप पे वेबसाइट पे टाइम बिता रहे हैं, कितने एज के हैं, वो सब सारा डेटा निकालना, तो वही वेलोसिटी होता है, कितने स्पीड से वो डेटा निकाल रहा है। एज वेल एज द डाइजेस्टेड एनालाइज ऑफन क्विकली समटाइम्स नियर रियल। मान लेते हैं कोई एग्जांपल है लो हेल्थ केयर के बारे में, अमेजोन का मैंने लिया। मेनी मेडिकल डिवाइसेस टुडे आर डिजाइन टू मॉनिटर पेशेंट एंड कलेक्टर, जैसे कि एमआरआई मशीन हो जाता है, कई सीटी स्कैन हो जाता है, जैसे आपका भी ज्यादातर आपका वेलोसिटी कितना जल्दी आपको एक क्विक रिस्पॉन्स दे रहा है। अब ज्यादा रिस्पॉन्स देगा तब तक तो पता चला तबीयत ही खराब हो जाएगा, पता चला, ठीक है। तो फ्रॉम इन हॉस्पिटल मेडिकल इक्विपमेंट टू वेरेबल डिवाइस कलेक्टेड डेटा नीड टू बी सेंट एट डेस्टिनेशन एंड एनालाइज क्विकली। तो ये आपका पहला वी। दूसरा वी वॉल्यूम आ जाता है। वॉल्यूम मतलब आप जानते हो कितना अमाउंट ऑफ डेटा एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब वॉल्यूम इज दैट द बेस ऑफ बिग डेटा, इट्स द इनिशियल साइज अमाउंट ऑफ डेटा दैट इज कलेक्टेड। मतलब डेटा लार्ज है, लार्ज एंड इट कैन बी कंसिडर्ड बिग डेटा, अगर छोटा है तो वो देखना पड़ेगा कि उसमें क्या है। हाउएवर व्हाट कंसिडर्ड टू बी बिग डेटा रिलेटिव will change depending on the available computing power that on the market। मान लेते हैं कि कंपनी ऑपरेट 100 of स्टोरेज स्टोर्स across several states, जनरेट मिलियन ऑफ ट्रांजेक्शन पर डे, दिस क्वालिफाई एज द बिग डेटा। तो मान लेते हैं कई सारे ट्रांजेक्शन आपके बिजनेस में हो रहे हैं पर डे, हर एक जगह से, तो एवरेज नंबर ऑफ टोटल ट्रांजेक्शन पर डे अक्रॉस स्टोर रिप्रेजेंटेड वॉल्यूम। अब उसका जो एवरेज निकालो, तो मान लेते हैं कि मेरा बिहार से इतना आ रहा है, महाराष्ट्र से इतना आ रहा है, दिल्ली से इतना आ रहा है, तो सबका यहाँ पे एवरेज निकाल के मैं जब यहाँ पे देखूंगा, तो वो होता है वॉल्यूम की कहाँ से क्या आ रहा है। ठीक है, तो उसी को लोग बिग डेटा मतलब वॉल्यूम का कहते हैं। वैल्यू मतलब कि वैल्यू रिफर्स टू द बेनिफिट ऑफ द बिग डेटा कैन प्रोवाइड, मतलब आपको क्या बेनिफिट हो रहा है उससे, सही हो रहा है कि नहीं, बिजनेस में हेल्प कर रहा है कि किसी चीज में हेल्प कर रहा है कि नहीं, एंड इट रिलेट्स डायरेक्टली टू द व्हाट ऑर्गेनाइजेशन ठीक है कैन डू with the that data collected data being able to pull value from big data and is a requirement as the value of big data increases significantly depending on the insights that can be gained from। मान लेते हैं organization can use big data tools to gather and analyze the data, but how they derive value from the data should be unique to them। अब मान लेते हैं कि मैंने बहुत सारा डेटा कलेक्ट किया, अब उसमें से कौन सा मेरे लिए यूनिक है, उसमें से कुछ ऐसा मुझे लगा कि ये डेटा मेरे लिए फ्यूचर में हेल्प कर सकता है, उसमें से ऐसा कुछ लगा मुझे ये डेटा अभी यूज करना चाहिए, वो ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है तो मेरे लिए अभी कौन सा वैल्यू ज्यादा है, उसको देखना आप। ठीक है, उसको छांटना वहाँ पे टूल्स लाइक टूल्स लाइक एक अपाचे आता है। ठीक है, अपाचे एक हेडूप आता है, कैन हेल्प ऑर्गेनाइजेशन क्लीन एंड रैपिडली प्रोसेस massive amount of data। An example can be big data value can be found in gathering of individual customer data when a company can profile its customer. It can personalize their experience in marketing and sales, improving efficiency, contacts and garnering greater customer। तो वो सब सारे आपके लिए वैल्यूएबल के लिए जो आपके आपको मार्केटिंग में काम करना, आपको एचआर पे काम करना, फाइनेंस पे काम करना, आपको इस पे ज्यादा वैल्यू देना है। आपको मान लेते हैं कि कई कई सारे डेटा है, आप कई सारे डेटा में से कोई ऐसा डेटा है जो मार्केटिंग में काफी हेल्प कर रहा है, तो उसको आपको ज़्यादा भी प्रायोरिटी देना है, वो सब चीज़। देन आपको आना है वेराइटी पे। तो वेराइटी क्या होता है, वेराइटी मीन्स रेफर्स टू द डाइवर्सिटी ऑफ डेटा टाइप, मतलब कई सारे डेटा आते हैं, उसको डाइवर्स कई सारे डाइवर्स डेटा आते हैं, उसमें से आपको देखना। एनोवेशन माइट ऑब्टेन डेटा फ्रॉम सेवरल डेटा सोर्सेज, आप कई सारे डेटा सोर्सेज आपको डेटा मिलते हैं, डेटा कैन बी कम फ्रॉम सोर्सेज इनसाइड आउटसाइड, लाइक इंटरप्राइज, वो इनसाइड भी से भी आ सकते हैं या फिर आउटसाइड भी आ सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। तो ये काफी चैलेंजिंग होता है उसको स्ट्रक्चर एक करना। ठीक है, एज नोटेड एवर कलेक्टेड डेटा कैन बी ऑन स्ट्रक्चर हो जाता है, सेमी स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर हो जाता है, तो सबको एक जगह लाना,
देखना उसको क्या है, कौन सही है क्या नहीं है। इट डजेंट फिट टू बी कन्वेंशनल डेटा मॉडल, सेमी कंडक्टर डेटा that has been organized into a specialized repository। ठीक है, तो ये सब सारा आपको बताता है। दिस मेक्स इट easier होता है, ठीक है, टू प्रोसेस अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, स्ट्रक्चर्ड डेटा और मीनवाइल। ठीक है, उसको हम लोग मेटा डेटा कहते हैं यहाँ पे जो लिखा हुआ है। अब मान लेते हैं कि आपको सपोज करो कि रॉ डेटा ऑल्सो क्वालिफाइज अ डेटा टाइप, while raw data can fall into other category like a structure, semiconductor or unstructured, it considered raw। ठीक है, मान लेते हैं कोई रॉ डेटा है। तो सोशल मीडिया डेटा ऑफन फॉल्स इनटू दिस कैटेगरी। जो सोशल मीडिया का जो आपको डेटा आता है ना, वो बेसिकली यही सब कैटेगरी में आता है, वैरायटी का। क्योंकि वहाँ कई सारे यूजर्स का डेटा आता है, उसको कलेक्ट करके आपको देखना पड़ता है कि आजकल कस्टमर क्या बाई कर रहे हैं, कहाँ पे ज़्यादा बाई कर रहे हैं। तो ये सब सारा कुछ देखना पड़ता है, कंज्यूमर बिहेवियर को देखना पड़ता है। तो वो सब सारा वेराइटी ऑफ डेटा से ही हम लोग कलेक्ट करते हैं। एक होता है वेरासिटी। वेरासिटी जो होता है एक तरह से क्वालिटी, एक्यूरेसी और इंटीग्रिटी, क्रेडिबिलिटी ऑफ डेटा, मतलब डेटा सही है कि नहीं, कोई स्पैम तो नहीं हम लोग लिए हुए हैं। ठीक है, गैदरिंग डेटा हैव मिसिंग पीसेस, माइट इनएक्यूरेट इन और माइट नॉट बी एबल टू प्रोवाइड रियल वैल्यूबल इंसाइट। ठीक है, डेटा कैन बी समटाइम मेसी, डिफिकल्ट टू यूज। तो ये सब सारा कुछ आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं मेडिकल फील्ड है, इफ द डेटा अबाउट what ड्रग्स ए पेशेंट इज टेकिंग इनकम्प्लीट, द पेशेंट लाइफ कुड बी इंडेंजर्ड। ठीक है, तो वही चीज मैंने बताया कि मेडिकल फील्ड में अगर डेटा अबाउट ड्रग्स इज पेटेंट टेकिंग इनकम्प्लीट, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो उसका काफी जो है लाइफ वो इंडेंजर्ड में आ सकता है। ठीक है, बट बोर्ड वैल्यू और वेरासिटी कैन डिफाइन द क्वालिटी इन साइड ऑफ द गैदर डेटा। तो कितना एक्यूरेट है, कितना क्वालिटी वाला डेटा है। ठीक है, तो वो सारा एक इंडेप्थ बताता है सारा, वेरासिटी और ये वेराइटी। ठीक है, आई होप यहाँ तक 5 V's आपको समझ में आ गया। तो इस एग्जाम में आता ही आता है, तो उसको लिख देना आप लोग। ठीक है, 5 या 10 मार्क्स का। अब हम लोग बात करेंगे, एक होता है आप लोग को रैमी 4.0। तो वो बस हमें रैम बस समझे, एक होता है रैमी। इसको बोलते हैं हम लोग रेफरेंस आर्किटेक्चरल मॉडल इंडस्ट्री 4। ये क्या होता है, इस वजह से भी आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 10 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इसमें बोलेंगे तो इसका क्या यूज है। सबसे पहले, द इंडस्ट्री 4.0 इज नॉट जस्ट द मेकिंग प्रोडक्ट। इसको हम लोग कैसे स्मार्टली यूज कर सकते हैं वो बताता है। बात तो सही है। पर्सनलाइज फॉर कस्टमर्स, यूजिंग रोबोट्स, आईओटी, एआई हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, स्मार्ट मशीन्स हो गया, कनेक्टिंग एवरीथिंग, मैनेजमेंट, प्रोडक्शन, सप्लाई चेन। प्रॉब्लम ये आ रहा है कि ईच लाइक ऑटोमेशन, लॉजिस्टिक और आईटी हैज ओन रूल एंड टेक्नोलॉजीज। अब देखो, सबका अपना अपना रूल होता है कि लॉजिस्टिक का अपना है, आईटी में अपना टेक्नोलॉजी चलता है, ऑटोमेशन ये सब में अपना। तो मान लेते हैं कि ऑटोमेशन यूज ओपीसी यूए फॉर कम्युनिकेशन, एक टूल होता है ये। ठीक, ओपीसी यूए। ठीक है, जो हम लोग इंडस्ट्री में यूज करते हैं। अदर एरिया लाइक यूज डिफरेंट स्टैंडर्ड, बिकॉज ऑफ दिस एवरीथिंग वाज डिस्कनेक्टेड, लाइक पीपल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज द सेम कंपनी। तो ये सब चीज होता है। तो हम लोग जो ओपीसी यूए यूज करते हैं ना, एक होता है टूल जहाँ पे आप एक ही कंपनी में अलग अलग लैंग्वेज को आप एक ही भाषा में कन्वर्ट कर सकते हो, उसको बोलते हैं ओपीसी यूए। मतलब सब लोग एक ही, जैसे हिंदी कोई बोल रहे हैं, कोई इंग्लिश बोल रहे हैं, कोई स्पेनिश बोल रहे हैं, तो सबको एक इस सॉफ्टवेयर की वजह से हम लोग एक यहाँ से एक ही लैंग्वेज वहां पे हम लोग उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो रैमी 4.2 कहाँ से आया था, धीरे धीरे मैं बताऊंगा। जर्मन प्लेटफॉर्म है जो इंडस्ट्री 4.0 रिलाइज प्लेटफॉर्म डिसाइडेड वी नीड ए कॉमन फ्रेमवर्क वेयर ऑल टेक्नोलॉजी कैन वर्क टुगेदर। मतलब कई सारे जो मतलब ये सब देख रहे हो ना, डिसेंट्रलाइज हो रहा है। सब लोग एक जगह से कनेक्ट ही नहीं है, कोई इधर कनेक्ट है, कोई मतलब कोई उधर क्या बोल रहा है, कम्युनिकेशन ही सही नहीं है। ठीक, ऑटोमेशन, लॉजिस्टिक, आईटी, तो सबको एक स्ट्रीम लाइन वे में सबको कनेक्ट करना है, एक वर्क टुगेदर करना। सो दे कैन क्रिएट रैमी 4.0 सिंपल ब्लूप्रिंट फॉर कंपनी टू फॉलो व्हाइल बिल्डिंग स्मार्ट फैक्ट्रीज। ठीक है, अब सब लोग कम्युनिकेशन ही सही नहीं होगा, सब लोग कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे एक ही लैंग्वेज में, तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा। अब रैमी 4.0 का मतलब ये चीज हुआ कि ये जो था स्टैंड फॉर डिफरेंस आर्किटेक्चर मॉडल फॉर इंडस्ट्री 4.0। जैसे मैंने बताया, इट्स लाइक अ मैप और पजल दैट गाइड शोज हाउ मशीन, सिस्टम, आईटी कैन मस्ट टॉक ईच अदर। तो तीनों चीजें के स्ट्रीमलाइन में काम कर सके। हाउ प्रोडक्ट शुड बी मैनेज थ्रू देयर लाइफ टाइम, फ्रॉम डिजाइन टू रिसाइकलिंग। ठीक है, कैसे प्रोडक्ट मैनेज कर सकते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम। ठीक है, डिजाइन टू रिसाइकलिंग। रैमी कनेक्ट डिफरेंट इंडस्ट्री अंडर वन कॉमन सिस्टम। ठीक है, इवन इफ दे यूज हैव डिफरेंट लैंग्वेज एंड रूल्स। अब जो भी चीज है, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि
ऑटोमेशन भी है, लॉजिस्टिक्स भी है, आईटी में, तीनों में अलग अलग काम होता है। बट ये जो रैमी करता है वो आपको एक ही जगह कॉमन वे में वहाँ पे सब कुछ काम करके देता है, सबको एक एक स्ट्रीम लाइन प्रोवाइड करता है, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज या फिर कुछ हो यहाँ पे। इसमें अगर हम लोग बात करें इसका रोल क्या होता है, रोल जो होता है जैसे कि इमेजिन यू आर बिल्डिंग ए स्मार्ट कार, द टायर्स आर मेड बाय वन कंपनी, ठीक है, मान लिए द इंजन इज मेड बाय अनदर, इंजन मान लो तो कोई अदर कंपनी की है, द इलेक्ट्रॉनिक्स आर मेड बाय कोई थर्ड कंपनी, ईच यूज डिफरेंट टेक्नोलॉजी। सबका तो अलग अलग टेक्नोलॉजी होगा ना, मेरा का कंपनी अलग करेगा, उसका कंपनी अलग करेगा, टायर वाला का, इंजन का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, वो सारा सारा करेगा। तो विदाउट रैमी कनेक्टिंग एवरीथिंग वुड बी बिग हेडेक। अब ये देखो विदाउट रैमी तो कई कई सारा बिग हेडेक आ जाएगा, ये सबका अलग अलग काम है। जो रैमी की मदद से होगा 4.0 में, इट्स लाइक एवरी वन फॉलो द सेम ब्लूप्रिंट, मेकिंग इट इजी टू प्लग एवरीथिंग टुगेदर स्मार्ट। मान लेते हैं कि हम लोग एक ब्लूप्रिंट बना लिया यहाँ पे मैप में, कि क्या काम कैसे कैसे करना है, कौन सा टेक्नोलॉजी हम लोग यूज कर रहे हैं, सबको एक एक स्ट्रीम लाइन वे में यूज करना, तो वो ज्यादा बेटर होता है। तो जो होता है Dynamic 4.0 मास कम्युनिकेशन, मास कस्टमाइजेशन पॉसिबल, ठीक है, मैनेजिंग, यू कैन इजीली मेक ए कस्टम कार फॉर ईच कस्टमर विदाउट ह्यूज प्रॉब्लम्स। अब मान लेते हैं कि मैंने कोई चेंज किया, अब मैंने कोई चेंज कर रहा है इस ब्लू प्रिंट पे, तो वो उसको ही पता चल जाएगा कि वहाँ पे वो भी चेंज है, वहाँ पे वही टेक्नोलॉजी वहाँ पे भी यूज करेगा। मान लेते हैं यहाँ पे मैंने चेंज किया विदाउट रैम 4.0 का, तो मैंने क्या चेंज किया उसको कैसे पता चलेगा ठीक है। तो इसलिए हम लोग रैमी 4.0 यूज करते हैं, ताकि मैंने अगर यहाँ पे अगर कुछ मैं चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ मैं अपडेट कर रहा हूँ, तो इसको ही पता चले कि ब्लूप्रिंट में मैं यहाँ पे दे देता हूँ, ताकि सब जगह एक ही जगह यहाँ पे काम हो सके। कंस्ट्रक्शन में भी काफी जगह यूज होता है ये, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कुछ सिंपल और भी एग्जांपल, जैसे कि मान लेते बिफोर डेमी पॉइंट हो, ए रोबोट आर्म couldn't easily talk to conveyor belt, so sensors gave data in formats that computer couldn't read properly, the company had manually connect system, wasting time and money। अब इसके वजह से रोबोट आर्म, कन्वेयर बेल्ट, सेंसर्स, management system can automatically understand each other if you want to change like product design, तो ये सब सारा कुछ यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो आई होप रैमी आपको 4.0 समझ में आया होगा। एक होता है गाइज आपको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल नहीं है, ये अलग समझना। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट ये होता है कि एक तरह से सिंपली मैनेजिंग ए प्रोडक्ट एट एवरी स्टेज ऑफ इट्स लाइफ। जितने भी मान लेते फैक्ट्री में कुछ जो भी स्टेज होते हैं, मान लेते बिस्किट का पहले पैकेजिंग, पहले फैक्ट्री में गया, ठीक है, बिस्किट का पहले मैदा आया, ठीक है, मैदा को वो लोग पहले अच्छे से फ्लोर किए, फिर उसके बाद उसको भट्टी में डाले, फिर भट्टी में से आके बिस्किट एक जगह पूरा आया, फिर उसको पैकेजिंग के लिए गया, तो कई सारे स्टेजेस होते हैं, ठीक है। तो फॉर द टाइम, इट जस्ट एन आइडिया टू टाइम टू नो लॉन्गर सोल, इट इंक्लूड हाउ यू डिजाइन, हाउ टू मेक इट, सेल इट, सपोर्ट इट, रिटायर, ऐसा सारा कुछ आ जाता है। इससे 5 स्टेप आता है, तो मैं बात करूंगा। मान लेते हैं कि एक कंपनी मोबाइल फोन बनाना है, तो फर्स्ट कंपनी इमेजिन अ न्यू मॉडल, कौन सा बनाना है, डिजाइन एंड मेक इट करेगा, फिर सेल करेगा स्टोर में, रिटेल स्टोर में, दे सपोर्ट इट, अपडेट्स एंड रिपेयर्स, ठीक है, आफ्टर फ्यू इयर्स दे स्टॉप मेकिंग इट। यही सब चीज होता है ना, फिर उसको स्टॉप करेंगे, फिर दूसरा मॉडल लाएंगे, तो यही सब होता है, फुल जर्नी, तो उसी को बोलते हैं ना प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। मान लेते हैं कि वाई प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इंपॉर्टेंट, हेल्प्स कंपनी वर्क फास्ट एंड स्मार्टर, better products, ठीक है, reduce mistake and cost, coordinate different team like marketing, sales, production, design, ऐसा सारा करेगी, ठीक है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मेक्स एवरी वन वर्क टुगेदर स्मूथली लाइक प्लेयर्स इन ए फुटबॉल टीम, तो उससे सारा कुछ आया। अब देखो हिस्ट्री यहाँ पे देखो, 1930 में सबसे पहले प्रोडक्ट लाइफ स्टेज आया था, सबसे पहले 1950 में कंपनी जो थी Booz Allen said products moving 5 स्टेप, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, सैचुरेशन और डिक्लाइन। अब हम लोग ये पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो 1980 में क्या हुआ, अमेरिकन मोटर्स थे, ठीक है, और कंप्यूटर सीएडी सॉफ्टवेयर टू मेक ए कार डिजाइन फास्टर, रिड्यूसिंग मिस्टेक, ठीक है। तो लेटर कई सारे यहाँ पे साइलसर यूज द सेम सिस्टम टू बिकम वेरी एफिशिएंट कार कंपनी। तो ये सब सारा कुछ इसका हिस्ट्री है। अब देखो कि इसका स्टेजेस जो है 5 स्टेज होता है। पहले होता है कंसेप्ट, डिजाइन, प्रोडक्शन, सेल्स, सपोर्ट और रिटायरमेंट, ठीक है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का, मैनेजमेंट का, पीएलएम का। सबसे पहले आता है कंसेप्ट स्टेज, कंसेप्ट में न्यू आइडिया आर थॉट ऑफ। सबसे पहले आप न्यू आइडिया आता है, जैसे कि मान लेते हैं कि आइडियाज ऑफ स्मार्ट वॉच दैट ट्रैक्स स्लीप, डिजाइन किए कि प्रोडक्ट इज ड्रॉन, टेस्टेड एंड डेवलप। हम लोग ऐसा डिजाइन की मेक प्रोटोटाइप एंड टेस्ट दें। प्रोडक्शन क्या की, स्टार्ट मेकिंग द प्रोडक्ट एट लार्ज स्केल, तो फैक्ट्री मेक्स थाउजेंड ऑफ स्मार्ट वॉचेस, तो ये सब आया। सेल्स में क्या किया, प्रोडक्ट इज सोल्ड इन द मार्केट,
एडवर्टाइजमेंट हो गया, स्टोर सेलिंग इट हो गया, आप कहीं से भी रिटेल स्टोर में जाओ एडवर्टीजमेंट करो, ई कॉमर्स में, तो सारा जो है सपोर्ट में आपको हेल्प कस्टमर आफ्टर बाइंग, मतलब आफ्टर बाइंग क्या आप अपडेट्स दे रहे हो, होता है ना अपडेट ये सब देना, वो सब फिक्सिंग ब्रोकन वॉच इज प्रोवाइडिंग अपडेट्स, कुछ उसमें खराबी ये सब आ जाता है। रिटायरमेंट मतलब स्टॉप मेकिंग द प्रोडक्ट, कंपनी स्टॉप सेलिंग एंड ओल्ड मॉडल्स एंड लॉन्चेस अ न्यू वन, जैसे मैंने बताया। तो ये सब सारा आप गाइस यहाँ पे अलग से भी देख सकते हो, मैंने यहाँ पे अलग से भी लिख दिया, जैसे कि कॉन्सेप्ट स्टेज में क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया कि कंपनी थिंकिंग और द लॉन्चिंग ए न्यू फोन, तो उसमें कई सारी चीज होता है। उसके बाद उसमें टेस्टिंग करेगी डिफरेंट मॉडल्स पे, ठीक है। मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक कार है तो डिजाइन एंड डेवलपमेंट स्टेज पे, फिर प्रोडक्शन एट इंट्रोडक्शन स्टेज, सेल्स आर यूजुअली स्लो एट द बिगनिंग बिकॉज द प्रोडक्ट इज न्यू। तो वो सब सारा कुछ देखेगी, फिर ग्रोथ और मैच्योरिटी स्टेज में देखेगी कि उसका ग्रोथ का हो रहा है कि नहीं, फिर डिक्लाइन एंड रिटायरमेंट स्टेज, मतलब उसको बंद करके दोबारा उसको नया चालू करना, जो मैंने यहाँ पे एक संक्षिप्त में ब्रीफ में यहाँ पे बताया था आपको, ठीक है। अब ऐसा कुछ बेनिफिट भी है, जैसे कि लॉन्च प्रोडक्ट फास्ट इन द मार्केट, मेक हायर क्वालिटी प्रोडक्ट, रिड्यूस वेस्ट एंड एरर होगा, सेव मनी होगा, रिसाइकल और रीयूज होगा। आप देखोगे कुछ एलिमेंट्स होते हैं पीएलएम में, ठीक है, कुछ जैसे कि प्रोडक्ट डेटा मैनेजमेंट हो गया, ये क्या होता है, मैनेज ऑल इंपॉर्टेंट फाइल लाइक डिजाइन बिल्स एंड चेंजेस इन वन प्लेस। जैसे मैंने बताया ब्लॉकचेन का भी इसमें हेल्प होता है कई सारा। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास एक पूरा मैप है, अगर कोई चीज अगर चेंज कर दो तो वो सबको पता चले, एक ही प्लेस पे वो सारे ब्लूप्रिंट आपके पास रहे, उसको चेंज क्या करना है वो सब पता रहे। डिजाइन डिपोजिटरी, स्टोर ऑल डिजाइन आइडियाज, टेस्ट प्रोटोटाइप डिटेल सेफली। सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो गया, ऑन टाइम डिलीवर करो, लॉजिस्टिक को देखो कि आपका स्टॉक में है कि नहीं है सामान है, तो सेल्स एंड मार्केटिंग कोलैबोरेशन करो, प्रमोट करो सेल्स को ज़्यादा ज़्यादा। और एंड ऑफ लाइफ मैनेजमेंट, फिर प्लान हाउ टू रिटायर और रिसाइकल प्रोडक्ट सेफली, फिर उसको बंद करो, फिर दूसरे प्रोडक्ट पे काम करना स्टार्ट करो। हम मानते हैं कि हाउ कंपनी मेजर प्रोडक्ट लाइफ, अब कैसे वहां पे मेजर करती है कोई भी कंपनी प्रोडक्ट के लाइफ को। इसमें होता है कंपनी कैन यूज टू वे टू नो व्हेन अपग्रेड एंड रिटायर अ प्रोडक्ट। मान लेते हैं कि सेल्स डेटा मान लेते हैं कि चेक हाउ द प्रोडक्ट इज सेलिंग। अब जो प्रोडक्ट सेल ही नहीं होगा तो मैं उसको क्यों बनाऊंगा, फिर जब सेल हो रहा है तभी तो मैं बनाऊंगा, सेल्स फॉलिंग, ठीक है। अब मान लीजिए कोई कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तभी तो मैं उसको बनाऊंगा, जब बेकार ही होगा तब मैं क्यों उसको बनाऊंगा। तो सेल्स फॉलिंग मतलब सेल्स फॉलिंग फॉलिंग मतलब टाइम टू लॉन्च ए न्यू मॉडल, ठीक है। जब सेल्स गिर रहा है तो उसको हटाओ, दूसरा लाओ, या फिर उसको कुछ अपग्रेड करो। कस्टमर फीडबैक मतलब लिसन टू व्हाट यूजर से, टू मेनी कंप्लेंट्स इम्प्रूव इट। कंप्यूटर एनालिसिस का मतलब, एनालिसिस का मतलब व्हाट राइवल्स आर डूइंग, ठीक है। इफ ए कंप्यूटर फोन इज बेटर यू मस्ट इम्प्रूव योर्स, ठीक है। क्वालिटी आउटपुट, सी इफ प्रोडक्शन इज एफिशिएंट, लॉट्स ऑफ फॉल्टी प्रोडक्ट रीडिजाइन नीडेड, ठीक है। वारंटी क्लेम्स एंड रिटर्न, ट्रैक रिपेयर्स एंड रिटर्न, इफ मेनी पीपल आर रिटर्निंग इट्स अ बैड साइन। तो ये सब सारा कुछ आ जाता है। तो पूछा जाता है कि आपसे एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म, ये इसी में ही आता है, ठीक है, पीएलएम में ही के अंदर आता है, इसको देखो। कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म ये होता है कि एक तरह से एक टाइप ऑफ बिजनेस सॉफ्टवेयर होता है दैट हेल्प एम्प्लॉय टू वर्क टुगेदर, शेयर इन्फॉर्मेशन एंड सॉल्व प्रॉब्लम इजीली। मतलब कोलैबोरेटिव नाम से ही समझ रहे हो कि एक तरह से ये सॉफ्टवेयर होता है जहाँ पे एम्प्लॉय जो है, मान लेते हैं कि उनका एक सॉफ्टवेयर है जहाँ पे वर्क कर, उनका जितना भी इंफॉर्मेशन है वो शेयर हो रहा है, ठीक है। और प्रॉब्लम्स कैन इजीली, मान लेते हैं कि एक एचआर का एक सॉफ्टवेयर होता है, आप लोग जानते होंगे, ठीक है। एक मैं भी उसका नाम भूल रहा हूँ, एक डब्लू से उसका नाम होता है, ठीक है, डब्लू, या फिर एक सॉफ्टवेयर होता है एचआर का, समझो। तो वहां पे क्या होता है, जितने भी एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन है ना, वो सब वहां पे यहाँ पे अपलोड होते हैं। तो वहां पे क्या करते हैं, जो भी एचआर होती है वो सब सारा क्या कर सकते हैं, एक ही सॉफ्टवेयर जाके सबका इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है, कहीं वहां पे जाके कम्युनिकेट कर सकता है, कुछ भी छुट्टी ये सब देना है तो वहां बता देंगे कि हाँ आज छुट्टी है। तो वो सब एक तरह से कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है, ठीक है। इट कंबाइन टूल्स नेटवर्किंग कम्युनिकेशन नॉलेज शेयरिंग टू मेक बिजनेस ऑपरेशन स्मूदर एंड मोर इनोवेटिव। इसमें कुछ सिंपल एग्जाम्पल ले सकते हो कि जैसे कि इमेजिन a team a shared online work experience where they can chat, share files, manage tasks and track project progress in one place। मान लेते हैं कि प्रो वर्क फ्लो, ए वेब बेस्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स फॉर मैनेजर, जूम का भी ले सकते हो, गूगल मीट, सारा यहाँ पे आ जाए, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म का, दे आर इजी टू यूज, इजी टू एक्सेस फ्रॉम फोन्स लैपटॉप, कुछ भी ले सकते हो, गूगल मीट, जैसे कि मैं यूट्यूब अभी जैसे पढ़ा रहा हूँ आपको, टू वे कम्युनिकेशन पे, ये सब सारा दे है फैमिलियर फीचर लाइक चैट, डॉक्यूमेंट शेयरिंग, टास्क मैनेजमेंट, ये सब सारा कुछ आ जाता है।
न्यू प्रोडक्ट टुडे लाइक ऑफन कम विद बिल्ट इन कोलैबोरेशन टूल्स, सारा आ जाता है जैसे कि दे कंबाइन सोशल लेयर लाइक चैटिंग, टीम वर्क जूम में जैसे देखते हो, बिजनेस फंक्शन लाइक प्रोजेक्ट ट्रैकिंग, सब सारा कुछ उसमें। इसके बाद यहाँ पे कोलैबोरेशन प्रोडक्टिविटी इन इंडस्ट्री 4.0 में यहाँ पे कुछ इसकी फोर इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं यहाँ पे। जैसे कि सबसे पहला होता है आईटी प्रोलिफरेटेशन। इसका मतलब ये होता है कि दिस मीन्स कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी आर एवरीवेयर एंड दे मेक बिग डिफरेंस इन हाउ बिजनेस ग्रो। ठीक है, जैसे कि इंडस्ट्री मस्ट यूज आईटी, ग्लोबल आईटी सिस्टम, इंक्रीज स्टोरेज, फास्ट कंप्यूटिंग, stay ahead. जैसे कि factory use AI powered machine that collect and process huge data amount instantly to improve production. तो क्लाउड स्टोरेज का यूज ये सब करती है। ठीक है, कई सारे और भी चीज होती है, एआई का यूज करते हो, तो वहां पे क्या होता है, जो भी डेटा है वो सारा ह्यूज डेटा हम लोग स्टोर कर सकते हैं। एक होता है एसएसओटी, सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ। सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ क्या होता है कि इट मीन्स स्टोरिंग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इन वन प्लेस। ठीक है, सो एवरी वन कैन सी लेटेस्ट करेक्ट एंड रीजन। तो इसका सबसे बेटर यूज है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन में क्या होता है, जितने भी डेटा है तो वो एक जगह ही रहता है। अगर मैं यहाँ पे कोई चेंज करता हूँ तो वहाँ पे उसको भी दिखेगा, तो इसमें कोई फ्रॉड है सब की चांसेस नहीं होती एसएसओटी में। इट हेल्प्स बेटर डिसीजन मेकिंग टू बिकॉज देयर इज नो कंफ्यूजन अबाउट आउटडेटेड और रॉन्ग डेटा। ठीक है, तो कोई भी यहाँ पे फ्रॉड नहीं कर सकता। मान लेते हैं कि if a company updates the design of a car, the change updated in one system, तो all department of design, manufacturing, marketing वो सबको यहाँ पे पता चल जाएगा। तीसरा होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन में कनेक्ट द रियल फिजिकल वर्ल्ड विद द वर्चुअल, जैसे कि वीआर का। इट यूजेस साइबर फिजिकल सिस्टम। ठीक है, मतलब कि यहाँ बताया जाता है कि व्हेन ए कंप्यूटर एंड सेंसर्स आर एम्बेडेड इनटू मशीन्स, तो वो चीज़ यहाँ पे बताया जाता है। इट मेक्स इंडस्ट्री स्मार्टर, adaptive, ठीक है, more like factory, smart factory fix all small issue themselves without human help। तो वो सब सारा कुछ आपको बताया जाता है कि जैसे कि एक स्मार्ट फैक्ट्री वेयर मशीन कैन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट ए फॉल्ट एंड फिक्स और ऑल अलर्ट टेक्नीशियन। ठीक है, तो ये सब सारा कुछ यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद बात करेंगे, चौथा हो जाता है आपका कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन समझ ही रहे हो, जैसे कि डिपार्टमेंट, सब डिफरेंट डिपार्टमेंट, सप्लायर्स, पार्टनर वर्क टुगेदर मोर क्लोजली। टू स्टेप फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन, create a strong communication where shares everyone same goals. We can give authority to local decision so they don't have to wait for approvals to top management। तो ये सब सारा कुछ डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है। Coordination is helped by employee exchange, like sending employee with between department, smart devices सबका यूज करना। तो जैसे कि डिसेंट्रलाइज कंपनी है, लोकल फैक्ट्री कैन इमीडिएटली एडजस्ट प्रोडक्शन बेस्ड ऑन कस्टमर डिमांड विदाउट वेटिंग फॉर परमिशन फॉर हेडक्वार्टर। तो ये सब सारा कुछ यहाँ पे हम लोग चार चीजों की मदद से यहाँ पे करते हैं जो इंडस्ट्री। तो यही गाइस आपका एग्जाम में भी लिखना है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, अगर यहाँ पे कोलैबोरेटिव प्रोडक्टिविटी, यहाँ पे कोलैबोरेशन प्रोडक्टिविटी का क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 10 मार्क्स या 5 मार्क्स का आपको आता है। अब हम लोग बात करेंगे ए वी आर और एम आर, ये क्या होता है वो देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन डायरेक्टली 10 मार्क्स में पूछा जाता है। वीआर क्या होता है, आप लोग जैसे यूज करो, जैसे कि इस आदमी के चैट देख रहे हो, हम लोग काफी यूज किए हुए हैं, जो आपको वर्चुअल बताता है, वर्चुअल वर्ल्ड में ले जाता है। जहाँ पे आपका मान लेते हैं कि 75%, 75% होता है वो वर्चुअल रियलिटी होता है, मतलब वर्चुअल वर्ल्ड होता है, और 25% यहाँ पे रियल वर्ल्ड होता है। मीन्स जो वर्चुअल रियलिटी होता है एक टेक्नोलॉजी होता है वेयर पर्सन प्लेसेस इनसाइड फुल्ली कंट्रोल कंप्यूटर जनरेटेड एनवायरनमेंट, यूजर कैन नॉट सी द रियल वर्ल्ड एंड टोटली इमर्स इन द वर्चुअल वर्ल्ड। तो यहाँ पे कई आप यहाँ पे हैंड मूवमेंट ये सब कर सकते हो, आपके आंखों पे ये ऐसा लगा नहीं रहता है, वीआर का एक सेट लगा रहता है। तो आप मान लेते हैं कि आप सपोज करो कि आपको लंदन में घूमना है, लंदन के सड़कों पे, तो आप यहाँ पे इस वीआर को सेट को पहन के घूम सकते हो। आप एकदम लंदन में फील करोगे, आप लंदन में हो ऐसा फील करोगे। आप एकदम हॉरर शो में हो वहां पे फील करोगे, तो कोई चीज आप फील कर सकते हो वहां पे इसको पहन के। एक होता है कंप्लीट इमर्शन ऑफ 3D डिजिटल एनवायरनमेंट, मतलब रियल वर्ल्ड सराउंडिंग्स आर कम्प्लीटली ब्लॉक्ड रहता है, बहुत ही कम परसेंटेज रहता है रियल वर्ल्ड का। स्पेशल वीआर हेडसेट जैसे एप्पल है सब काफी महंगा आता है, तो एप्पल का यूज कर सकते हो। वीआर गेम्स लाइक बीट सर्वर, आजकल तो कई सारे गेम आ गए हैं। शार्क टैंक में भी एक गेम आई थी जो वीआर पहन के क्रिकेट का आप रियल एक्सपीरियंस करते हो, आप बॉलिंग बैटिंग सब कुछ कर सकते हो। तो ये सब सारा कुछ आ जाता है। तो आई होप यहाँ तक आप समझ में आया होगा। आप पायलट वीआर ट्रेनिंग सिमुलेटर फॉर पायलट्स, ये सब भी फ्लाइट के ट्रेनिंग में भी यूज किया जाता है। तो ये सब काफी ज्यादा वर्चुअल रियलिटी अब बन गई है, का भी इसमें आ गया है यूज।
एक होता है ऑगमेंटेड रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी आप जैसे कि फिगर में देख के समझ रहे हो, मान लेते हैं कि यहाँ पे जो फिल्टर्स यूज करते हैं, जैसे कि स्नैपचैट में फिल्टर्स हो जाता है, इंस्टाग्राम पे फिल्टर्स हो जाता है, कि जो चीज हम लोग वहाँ पे एक जैसे कि इमेजेस टेक्स्ट एनिमेशन जो होता है, जो भी चीज जैसे कि आप स्नैपचैट हो गया, पोकेमोन गो आप लोग खेले होंगे, एंग्री बर्ड्स खेले होंगे, तो वहाँ पे आप प्लेस कर सकते हो। ठीक है, वर्चुअल चीजें को आप प्लेस कर, जैसे कि सोफा है, मान लेते हैं कि मैंने कोई सोफा ऑर्डर किया, तो उसको 360 व्यूज पे वहाँ पे देख सकते हो कि वो सोफा वहाँ पे लग रहा है कि सही से नहीं। आप लोग फ्लिपकार्ट में ये ऑप्शन देखे होंगे, ठीक है, अमेजोन पे वो लोग बोलते हैं कि 360 व्यूज में आपने बस प्लेस करो फोन को वहाँ पे, कैमरा को, और उस प्रोडक्ट वो खुद ही प्लेस हो जाएगा वर्चुअली, बट ठीक है, तो वहाँ पे वो फिल्टर यूज हो जाएगी, हाँ वहाँ पे वो फिट हो रहा है कि नहीं सोफा, वो आप देख सकते हो। ठीक है, तो वो आपको बताता है कि एक डिजिटल कंटेंट होता है, इमेज टेक्स्ट एनिमेशन ओवर द रियल वर्ल्ड। तो आप फिल्टर्स जो हम लोग यूज करते हैं वो सब सारा कुछ हम लोग एक एआर के अंदर आता है, ऑगमेंटेड रियलिटी के अंदर आता है। इसमें रियल वर्ल्ड व्यू इस ब्लॉक हो जाता है। इसमें बेसिकली ऑगमेंटेड रियलिटी में जो हो जाता है वो वर्चुअल जो रहता है वो काफी ज्यादा मतलब वर्चुअल जो रियलिटी होता है यहाँ पे, रियल वर्ल्ड बहुत ही यहाँ पे कम ही हो जाता है। ठीक है, रियल वर्ल्ड बेसिकली आपका यहाँ पे 75% रहता है, बाकी 25% ही यहाँ पे आपको यहाँ पे एक वर्चुअल रियलिटी, एक वर्चुअल वर्ल्ड मिलेगा यहाँ पे, जैसे कि स्नैपचैट ये सब देखते हो वहाँ फिल्टर यूज करते हैं। डिजिटल एलिमेंट्स आर लेयर ऑन द टॉप ऑफ द रियलिटी, जैसे कि पोकेमोन गो हो गया, वाइल डिजिटल पोकेमोन अपीयर इन द रियल लोकेशन हो गया, तो वो सब सारा हम लोग नहीं यूज करते थे। ठीक है, स्नैपचैट फिल्टर्स हो गया, आईकिया प्लेस ऐप टू शो फर्नीचर हो गया, तो आईकिया ये सब का यूज करते हैं इस तरीके से। आजकल तो फ्लिपकार्ट अमेजोन भी करने लगे। एक होता है मिक्स्ड रियलिटी। एमआर क्या होता है, बेसिकली मिक्स्ड रियलिटी दोनों कॉम्बिनेशन होता है वीआर और एमआर का, जो एक रियल एंड डिजिटल ऑब्जेक्ट्स नॉट एग्जिस्ट टुगेदर बट कैन आल्सो इंटरेक्ट विद ईच अदर इन रियल। मान लेते हैं कि देखो ये स्पीकर में, ये दोनों हॉस्पिटल में काम करते हैं, ये लोग फील कर सकते हैं यहाँ पे कि ये जो बोन दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, ये क्या है यहाँ पे, ये सब वो लोग फील कर सकते हो ऑब्जेक्ट को। मान लेते हैं कि आप सोकर उठे हो, आपने कोई ऐसा बॉक्स पड़ा हुआ देखो में बेड, तो आप उसको देख सकते हो, उसको आप खोल भी सकते हो, बट वो वर्चुअल है वो बॉक्स, बट आप उसको लगेगा रियल है आपका, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, बट आप उससे इंटरेक्ट कर सकते हो, उसको खोल सकते हो, उसको फील कर सकते हो। उस तरीके से ये दोनों काफी ज्यादा, ये एक हाई टेक्नोलॉजी है जो 2016 में सबसे पहला यूज किया था माइक्रोसॉफ्ट ने। ठीक है, जो आपको होलो लेंस की तरह से आया था यहाँ पे, सबसे पहले मैं बात करूँ, इसमें जो फीचर्स आ जाते हैं यहाँ पे, फिजिकल और डिजिटल वर्ल्ड्स को मर्ज किया जाता है। यूजर्स कैन इंटरेक्ट वर्चुअल प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट्स लाइक दे कैन ए पार्ट ऑफ रियल एनवायरनमेंट। ठीक है, रिक्वायर्स एडवांस डिस्प्ले लाइक माइक्रोसॉफ्ट होलोलेंस, तो ये काफी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है। आप डॉक्टर्स काफी यूज कर सकते हैं, आप एजुकेशन में काफी ज्यादा यूज कर सकते हो, मतलब आप यहाँ पे एकदम रियल टाइम आप एक वर्चुअल चीजों को एकदम फील कर सकते हो उसमें चीज। ठीक है, जैसे कि मैंने माइक्रोसॉफ्ट के बताया, एमआर सर्जरी वेन डॉक्टर प्रैक्टिस ऑपरेशन ऑन वर्चुअल ऑर्गन्स, तो यहाँ पे देख सकते हो प्रैक्टिस करने के लिए। मिक्स्ड रियलिटी क्लासरूम वेयर स्टूडेंट इंटरेक्ट विद हिस्टोरिकल 3D मॉडल, इससे सारा यूज आता है। इसमें मैंने कुछ यहाँ पे आपको वो लोग एग्जाम में पूछते हैं, इसका डिफरेंस करके ही पूछते हैं, तो आप इसको 3 सेट बना देना, फिर उसका एग्जाम्पल इसे बना सकते हैं। जैसे कि डेफिनेशन ऑलरेडी मैंने बताया तीनों का, फिर इसका कुछ इन्वायरमेंट बताया ना, ठीक है, फिर इसमें डिवाइस इक्विपमेंट एरिया से सारा बता देना, यूजर एक्सपीरियंस का, कि टोटल इमेजिन इन डिफरेंट वर्ल्ड कट ऑफ, तो ये बस आपके एग्जाम के लिए मैंने ये सीट बनाया है, ताकि आप अच्छे से यहाँ बता दो। फिर एग्जाम्पल्स ही मैंने यहाँ पे साथ साथ डाल दिए हैं, जो मैंने यहाँ पे बताया ना तीनों को अलग अलग करके, वही चीज सेम यहाँ पे मैंने लिख दिया है। एप्लीकेशन गेमिंग मिलिट्री टीचिंग, तो ये सब सारा है, जैसे कि देखो मिक्स्ड रियलिटी का। बाकी रियल वर्ल्ड व्यू इसमें कम्प्लीटली ब्लॉक, इसमें विजुअल, इसमें कुछ देखो, इसमें भी वीआर में भी विजुअल हल्का हल्का होता है, 25 to 20%। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आप चार्ट बनाकर लिख देना, पहले ये लिखना तीनों, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे चार्ट बना दे, तब आपको फुल मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे। और लास्ट में आपको किसी भी कैसे आंसर जब बनाते हो एग्जाम में, तो कंक्लूजन लास्ट में जरूर से लिखा करो और हाईलाइट किया करो पॉइंट को, तब जाएगा guys आपको मतलब काफी अच्छे मार्क्स यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, और गाइज आई होप ये आपको पार्ट 1 जो वीडियो था काफी हेल्पफुल लगा होगा। हेल्पफुल लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। इसके बाद मैं पार्ट 2 लाऊंगा इंडस्ट्री 4.2 का, तो गाइज आप प्लीज चैनल को फॉलो किए रहना सबसे, ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना वीडियो को, ठीक है। सब्सक्राइब आप लोग बहुत कम कर रहे हो, तो सब्सक्राइब करो गाइस, इस तरह आपको एकदम इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको मिलते रहे, ठीक है। तो चलो गाइस, हम लोग फिर मिलते हैं, और ग्रुप पे गाइस ज्वाइन हो जाना, टेलीग्राम ग्रुप के, जो मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट में मैंने पिन दे दिया है, तो आप वहाँ पे जाकर ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, करियर प्रायोरिटी ग्रुप, ठीक है। तो चलो गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय बाय।